कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र को मंजूरी देने और इसको जारी करने की तारीख के लिए अधिकृत किया है। घोषणा पत्र 5 न्याय पर आधारित है, जिसमें भागीदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय शामिल है। इनमें 25 गारंटी होंगी। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी हैट्रिक के लिए पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी को अपने अभियान का मुख्य विषय बनाया है। नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर भी मोदी की गारंटी को विस्तृत तरीके से बताया गया है और इसमें कहा गया है कि युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण की गारंटी है। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। जारी हो सकती है प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। करीब 50 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुकी है। आज कांग्रेस सीएसी की बैठक शाम 3:30 बजे से शुरू होगी, जिसमें बिहार, झारखंड, एमपी, तमिलनाडु और यूपी की कुछ सीटों पर चर्चा होगी। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस सीएसी की बैठक हुई, जिसमें गुजरात की 10 सीटें, महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान की 8 सीटों पर नामों को फाइनल कर लिया गया है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे को महाराष्ट्र के शोलापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं गुजरात आनंद से अमित चावड़ा और छोटा उदयपुर से सुखराम राठवा और सामरकाठा से तुषार चौधरी, राजकोट से परेश धनानी, पंचमहल से गुलाब सिंह चौहान मैदान में होंगे। वहीं मध्य प्रदेश की बैठक स्थगित हो गई है और इस पर प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को 12 राज्यों की 90 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। 50 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर बनी है सहमति। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी की मौजूदगी में बंगाल की 8, कर्नाटक की 14, तेलंगाना की 7 लोकसभा सीटों पर लगी मोहर। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर सीट से अधीर रंजन और कर्नाटक के कलबुर्गी सीट से पार्टी अध्यक्ष खड़गे के दामाद राधाकृष्णन का उतरना तय है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में चंडीगढ़ सीट को लेकर फिर नहीं हो सका कोई फैसला। इस सीट से पार्टी के 2 कद्दावर मनीष तिवारी और पवन बंसल में होड़ है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एमवीए के लिए बनाया सीट शेयरिंग का प्लान। 23-16-6 फॉर्मूला तय हुआ है। आज हो सकता है आधिकारिक ऐलान। आज मुंबई में एमवीए नेताओं की आखिरी बैठक होगी और इसके बाद एमवीए की सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं महाविकास अघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन अघाड़ी शामिल रहेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना की आज एक अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में शिवसेना के सारे नेता और सांसद शामिल होंगे। ये बैठक वर्ली के एनएससीआई डोम करीब 11 बजे बुलाई गई है। यहां पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के 20 सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। आज गठबंधन के नेता करेंगे आधिकारिक ऐलान। उद्धव, शरद पवार, नाना पटोले और प्रकाश अंबेडकर सीट शेयरिंग का करेंगे साझा ऐलान। इसके अलावा अमित शाह से मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने आज सुबह 11 बजे अपने घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एनडीए का हिस्सा बनने के लिए मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और जल्द औपचारिक ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी। जल्द आ सकती है बीजेपी की तीसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट में 100 से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। मंगलवार को पीएम आवास पर अमित शाह, जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बीच बैठक उनकी हुई है और 22 मार्च की सीसी की बैठक के बाद नामों का ऐलान होगा। तीसरी लिस्ट में नुपुर शर्मा के नाम पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मेरठ से अरुण गोविल, पीलीभीत से जितिन प्रसाद को मिल सकती है उम्मीदवारी। मनोज सिन्हा के बेटे को भी दिया जा सकता है टिकट। यूपी लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी ने जारी की तीसरी लिस्ट। 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। संभल, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर सीटों की घोषणा। संभल से जियाउर रहमान, वर्क, बागपत से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना, पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार, घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र एस को मैदान में उतारा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पार्टी ने पहले महेंद्र नागर को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार बनाया था।
उधर बीएसपी ने भी राजस्थान में 3 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। जालौर सिरोही सीट से लाल सिंह राठौर, भरतपुर से इंजी अंजला तो भीम सिंह कुंतल को कोटा से चुनावी मैदान में उतारा है। और पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कर लिया है। पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति हैं। उन्होंने तानाशाही के खिलाफ हिम्मत दिखाई है। साथ ही पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीए, राम मंदिर जैसे मुद्दे बिहार में नहीं चलेंगे। मुस्लिम यादव समीकरण ही नहीं, सभी जातियों का हमें समर्थन है। राम मंदिर से लगभग सारी चीजों से थक गए, हार गए, लोगों को ठगने से हार गए और देश समझ लिया है इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावे, पाकिस्तान के अलावे दूसरा कोई। वहीं अमरोहा से निलंबित बीएसपी सांसद दानिश अली ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो दूसरी ओर जम्मू के पूर्व बीजेपी नेता लाल सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शराब घोटाला केस में आज सीएम केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया था नवा समन। केजरीवाल ने समन पर अपना जवाब भी दिया और पूछताछ के लिए वर्चुअली पेश होने को तैयार हैं। अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को बार-बार समन भेजे जाने पर बुधवार को ईडी को तलब किया। कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते हैं। आप देश के नागरिक हैं और समन सिर्फ नाम के लिए है। और इस पर वकीलों ने कहा कि पहले ही पार्टी के 2 नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केजरीवाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं, वो भाग नहीं रहे हैं। आज शाम 5 बजे तक एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों की जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आज तक बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी देने का आदेश दिया था। और कोर्ट ने एसबीआई को अल्फा न्यूमेरिक नंबर की जानकारी देने को कहा था, जिसने खरीदार और इससे हासिल करने वाले राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जो केंद्र सरकार को फैक्ट चेक यूनिट बनाने में सक्षम बनाता है। संशोधन के मुताबिक सोशल मीडिया मध्यस्थों को केंद्र सरकार के व्यवसाय से संबंधित किसी भी जानकारी को हटा देना चाहिए, जिसे एफसीयू ने गलत होने के लिए अधिसूचित किया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। आज होगी मामले पर सुनवाई। एडीआर ने अपनी याचिका में सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति करने से सरकार को रोकने की मांग की है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर आज चुनाव है। धीरज साहू और समीर उरांव का कार्यकाल 3 मई को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए ही चुनाव होगा। उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नामांकन भरेंगे। वहीं एक रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फोन पर बात की। बोले भारत करता रहेगा मदद। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर भारत यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने के लिए चर्चा की है। चुनावों को लेकर दिल्ली पुलिस की हुई हाई लेवल मीटिंग। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को लेकर रणनीति के साथ एनसीआर को लेकर भी कोऑर्डिनेशन की बात हुई है। अमरावती से नवनीत राणा बीजेपी के उम्मीदवार हो सकती हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए संकेत। कहा कि नवनीत राणा ने पिछले 5 साल से बीजेपी के मुद्दे उठाए और साथ दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर शिवपुरी में रहेंगे। सिंधिया सोशल मीडिया टीम के साथ चर्चा करेंगे। बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान पहुंचे कोलकाता। बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। इसके अलावा बदायूं दोहरे हत्याकांड के आरोपी जावेद पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। जावेद की तलाश जारी है। 5 टीम लगातार दे रही है दबिश। वहीं एनकाउंटर के बाद यूपी में सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी पर सपा ने सवाल खड़े किए। एक्स पोस्ट में समाजवादी पार्टी ने लिखा कि बीजेपी सांप्रदायिक तनाव खड़ा करना चाहती है। बदायूं कांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यूपी में जो भी कानून हाथ में लेगा बख्शा नहीं जाएगा। साजिद ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की थी। हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है, उसको बख्शा नहीं गया। भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ में शामिल हुए पीएम मोदी बोले कि बीते दशकों में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है स्टार्टअप।
बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। पीएम बोले, देश में आज तेजी से भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड बढ़ रहा है। ऐसे समय में स्टार्टअप महाकुंभ का कई महत्व है। इस दौरान स्टार्टअप महाकुंभ में पीएम मोदी ने स्टार्टअप का लिया जायजा। स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले लोगों से खास बातचीत की। स्टार्टअप महाकुंभ में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 21वीं सदी स्टार्टअप की सदी है। मेरा पक्का विश्वास है कि स्टार्टअप इसे भारत की सदी बनाएगा। प्रत्यय अमृत होंगे। बिहार के नए गृह सचिव काबिल नौकरशाहों में गिने जाते हैं। प्रत्यय अमृत और 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बिहार के ईमानदार, वफादार और होनहार अफसरों में प्रत्यय अमृत हैं। अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत और इसकी बदौलत बिहार में विकास कार्यों को संभव बनाया है। निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद बिहार समेत 6 राज्यों में नए गृह सचिव तैनात किए गए हैं। ईसी ने बिहार, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गृह सचिवों को बदलने का आदेश दिया था। देश में लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। बुधवार को पहले चरण की अधिसूचना जारी। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। नामांकन की आखिरी तारीख है 28 मार्च। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी। 19 अप्रैल को होगा लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान के लिए यूपी, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार के बक्सर के ब्रह्मपुर विधायक के घर ईडी की रेड। आरजेडी विधायक शंभूनाथ यादव के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। आय से ज्यादा मामले पर आरजेडी विधायक शंभूनाथ यादव के घर पर रेड हुई। अधिकारियों की टीम अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। सेंट्रल फोर्स के जवानों ने विधायक का आवास के चारों तरफ से सुरक्षा घेरा बना लिया था। ब्रह्मपुर के चक्की आवास समेत विधायक के तकरीबन 7 ठिकानों पर ईडी की रेड। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता को सख्ती से लागू करने का आदेश डीजीपी अभिनय कुमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में आचार संहिता के उल्लंघन पर न केवल दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, बल्कि उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी होगी तय। डीजीपी ने दिए आदेश। मिजोरम में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अधिकारियों ने कसी कमर। आइजोल के डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव तैयारियों को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में गोवा प्रशासन। 2000 से ज्यादा बैनर निकाले गए। मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की भी चेकिंग होगी। गोवा में 863 चुनाव केंद्र हैं। उत्तरी गोवा कलेक्टर ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन की लोग ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारी टीम तैयार है। ग्रीन कॉरिडोर से 18 मिनट में अस्पताल पहुंचा लीवर। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से नई दिल्ली के आकाश हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया लीवर को सुरक्षित। दिल्ली में बनाया गया 16 किलोमीटर का लंबा ग्रीन कॉरिडोर। 18 मिनट में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ग्रीन कॉरिडोर की मदद से सफल तरीके से अस्पताल पहुंचाया गया लीवर। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत। जहरीली शराब से मौत से प्रशासन में हड़कंप। घटना संगरूर के दिरबा पुलिस थाने के गुजना गांव की है। हाल ही में हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। अंबाला में भी 2 लोगों की जान चली गई। केरल के इडुक्की में हादसे का शिकार हुआ टूरिस्ट वाहन। मौके पर 4 की मौत। हादसे में 13 घायल। घायलों में 2 की हालत गंभीर। पर्यटकों से भरा हुआ था टूरिस्ट वाहन। संतुलन बिगड़ने से घाटी में जा गिरा वाहन। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बर्फ हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने बड़ी संख्या में आधुनिक मशीनें लगाई हैं। मुगल रोड से 38 किलोमीटर तक सड़क से बर्फ हटाई गई। 8 किलोमीटर तक सड़क पर बिछी बर्फ को हटाने के साथ ही वाहनों की आवाजाही होगी सुगम।